आम निवेशकों की कि उन्हें पैसा लार्ज कैप्स में लगाना चाहिए या फिर मल्टी एसेट एलोकेशन फंड में शिफ्ट करना चाहिए। मल्टी एसेट एलोकेशन फंड में ऐसा क्या अलग है जो इसको कम रिस्की और ज़्यादा रिटर्न वाली कैटेगरी में डालता है। इसके अलावा एक और अहम सवाल वो है डाइवर्सिफिकेशन और एसेट एलोकेशन का, कि एक सही एसेट एलोकेशन के साथ साथ बेहतर डाइवर्सिफिकेशन भी हो। इस फर्क को समझने की कोशिश करेंगे और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं फुल सर्किल फाइनेंशियल प्लानर्स के CFP कल्पेश अशर। कल्पेश जी नमस्कार, स्वागत है आपका। तो इनफैक्ट जब मार्केट में टर्बुलेंस होती है, कंफ्यूजन होती है, इन्वेस्टर्स के मन में भरोसा कम होता है, तो आमतौर पे कहा जाता है कि मल्टी एसेट एलोकेशन फंड आप ले लीजिए, वहाँ पर आपकी इन्वेस्टमेंट्स कंपैरेटिवली बेटर प्लेस्ड रहेंगी। एक और एस्पेक्ट ये भी होता है कि जब ज़्यादा रिस्की लगते हैं, मार्केट ख़राब लगते हैं, तो कहते हैं कि लार्ज कैप्स में कम रिस्क है, वहाँ पर इन्वेस्ट कीजिए। तो आपके हिसाब से करंट मार्केट एनवायरनमेंट में मल्टी एसेट एलोकेशन फंड की रेलेवेंस क्या है, और अगर हम इन कंपैरिजन टू लार्ज कैप स्टोरी समझना चाहें तो क्या फ़र्क आप देखते हैं? बहुत शुक्रिया दीपाली जी। जैसे ये जो एक बहुत ही आई थिंक रेलेवेंट प्रश्न है कि लोगों को वॉलेटाइल टाइम्स में कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए और जहाँ पे रिस्क भी न्यूनतम हो और जब मार्केट थोड़ा वॉलेटाइल हो तो थोड़ा प्रॉफिट्स भी गार्नर कर सके। तो उस दौरान हम ऑलवेज ये सुनते आ रहे हैं, जैसे आपने बहुत सही बताया, कि इट इज बेटर टू हैव एन एक्सपोजर आपका लार्ज कैप की तरफ। और उसका मुख्य कारण ये है क्योंकि जो पहले 50 स्टॉक्स हैं निफ्टी 50 में, या जो मेन इंडेक्स जिसे कहा जाता है, तो उसमें वॉलेटिलिटी कम रहती है। तो बहुत ही एक ट्रेडिशनल वे पे, पारंपरिक वे से हम उसमें लार्ज कैप में एक्सपोजर लेते हैं और सोचते हैं कि बस ये मेरा जो इन्वेस्टमेंट है वो सेफ हो गया। अब ये जो आर्ग्यूमेंट है वो बहुत बहुत सही भी है, एंड वी हैव बीन डूइंग इट, बहुत समय से ये करते आ रहे हैं। लेकिन एक पिछले 5 साल का हम एक बैक ट्रैक रिकॉर्ड अगर पकड़ लें, तो मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स का जो एक महत्व है, आई थिंक वो बहुत ही उभर के सामने आया है। और उसका मेन कारण ये है कि मल्टी एसेट एलोकेशन फंड का जो ढांचा है ना, वो ऐसे है कि उसमें आप अराउंड 60% या 65% इक्विटी का एक्सपोजर होता है, 10 या 15% या 20% तक डेट का एक्सपोजर होता है, यानी कि फिक्स्ड इनकम। और बाकी का जो एक्सपोजर है वो कमोडिटीज में होता है, और वो भी आमतौर पे प्रेशियस मेटल्स में होता है। तो गोल्ड एंड सिल्वर उसमें ज्यादातर एक होल्डिंग रखते हैं। और उसमें भी अगर हम थोड़ा और तड़का डाल दें तो रीट्स और इन्विट्स भी होते हैं। लेकिन आमतौर पे ये 3 एसेट क्लास में आपको डाइवर्सिफिकेशन मिल जाती है, इक्विटी, डेट और प्रेशियस मेटल्स में। अब लास्ट 2-3 साल का जो एक चलन रहा है कि हमने देखा है कि द ओनली एसेट क्लास या एक प्रोडक्ट जो है वो हमने परफॉर्म करते हुए देखी है, वो है गोल्ड एंड सिल्वर। बाय डिफॉल्ट जब ये गोल्ड एंड सिल्वर का एक प्रमाण जो है मल्टी एसेट एलोकेशन में अपना हिस्सा पाता है, तो बहुत ही एक नेचुरल सी बात है कि वहां पर एक अल्फा क्रिएट हो जाता है। तो जब पिछले 2 साल में मार्केट वही की वही है, या लार्ज कैप फंड इनफैक्ट न्यूट्रल या नेगेटिव भी काफी इंस्टेंसेस पे है, मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स ने अपने बेस नेचर के हिसाब से गोल्ड सिल्वर में एक एक्सपोजर लेके वो अल्फा क्रिएट किया है। और यही एक कंपेलिंग क्वेश्चन है जो आज की तारीख में एडवाइजर्स और इन्वेस्टर्स भी सोच रहे हैं कि अगर हमें लार्ज कैप में ही एक्सपोजर लेना है, और चूंकि मल्टी एसेट फंड्स में भी जो इक्विटी कंपोनेंट है उसमें भी बहुत सारे स्कीम्स जो है 90% इनफैक्ट लार्ज कैप का ही एक्सपोजर लेते हैं, तो क्यों ना हम, अगर लार्ज कैप एलोकेशन है उसमें तकरीबन 50-50 जितना एलोकेशन ले, 50% प्योर लार्ज कैप में, लेकिन 50% हम मल्टी एसेट को एक जी। मौका दें, तो वो भी एक लॉन्ग टर्म अच्छा, स्ट्रैटेजी हो सकती है। तो फिर कल्पेश जी आपने दोनों दोनों कैटेगरीज के बारे में बताया, फिर एक आइडियली इन्वेस्टर को करना क्या चाहिए? पोर्टफोलियो में दोनों को कंपोजिशन रखना चाहिए या फिर सिर्फ मल्टी एसेट एलोकेशन फंड रखने से ही लार्ज कैप्स का भी जो एक्सपोजर है वो फुलफिल होगा, या दोनों कैटेगरी साथ रख सकते हैं? आई थिंक एक स्ट्रैटेजी के तौर पे दोनों रखना मुनासिब होगा, एंड यू कैन कीप इट अराउंड 50-50%। ओके अच्छा, अब एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो है एसेट एलोकेशन का, डाइवर्सिफिकेशन का। आमतौर पे जब भी हम पोर्टफोलियो डिस्कस करते हैं इन्वेस्टर्स के, तो कहा जाता है कि एसेट एलोकेशन प्रॉपर होना चाहिए, सारी एसेट क्लास में थॉटफुल इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, और डाइवर्सिफिकेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन इन दोनों के बीच एक बहुत ही थिन लाइन है जो बहुत इन्वेस्टर्स को समझ में भी नहीं आती है। आपसे समझना चाहेंगे कि एसेट एलोकेशन और डाइवर्सिफिकेशन जो दोनों की बात होती है, तो पोर्टफोलियो में इसके मायने क्या हैं? बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है, जैसे आपने बताया, एग्जैक्टली थिन लाइन है उसमें।
और थिन लाइन ये है कि लोग समझते नहीं कि डाइवर्सिफिकेशन और असेट एलोकेशन का जो एक फंडामेंटल डिफरेंस क्या है। मैं डिफरेंस जो है वो आपको बताना चाहता हूँ। डाइवर्सिफिकेशन जो होता है वो लोग एक ही असेट क्लास में करते हैं। तो मान लीजिए उदाहरण के तौर पे अगर मैंने एक म्यूचुअल फंड्स में इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड्स को चुना और उसमें अपना पोर्टफोलियो लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में डाल दिया, तो इसका मतलब ये है कि मैंने सिर्फ डाइवर्सिफिकेशन किया है, लेकिन उसी एसेट क्लास में किया है जो है इक्विटी। तो मेरी जो रिस्क की जो लेवल्स है वो वेरिंग है, रिस्क बिल्कुल हटती नहीं या डिफरेंट नहीं है। तो वेरिंग डिग्रीज ऑफ रिस्क होती है, लेकिन वही एसेट क्लास में मेरी रिस्क बनी हुई है जो है इक्विटी। उसको हम अगर उसको और थोड़ा बढ़ाएं और लोग कहते हैं कि मैं म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करता हूं इक्विटी में और डायरेक्ट स्टॉक्स भी लेता हूं और मेरे पास ईसॉप्स भी है अगर मैं काम करता हूं, तो फिर भी आप इक्विटी ही कैटेगरी में हो, क्योंकि वहां पर भी जो स्टेक होल्डिंग है कंपनी में या हमारा जो एक पार्टिसिपेशन है वो भी इक्विटी में होता है, चाहे वो डायरेक्ट स्टॉक्स में हो, चाहे हम म्यूचुअल फंड से इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड में एक इन्वेस्टमेंट करें या हमारा कंपनी में इन्वेस्टमेंट ईसॉप से। अब असेट एलोकेशन वो होता है जब हम अपना निवेश जो है अलग अलग असेट क्लास में बांटते हैं, और बांटना भी ऐसा होता है कि हमारे गोल्स के हिसाब से होता है। तो मान लीजिए कि अगर मेरे पास 100 रुपए हैं और मैंने 60 रुपए इक्विटी में डाले, अब वो इक्विटी में इक्विटी म्यूचुअल फंड्स है, डायरेक्ट स्टॉक्स है, लेकिन बाकी के जो 25 रुपए हैं तो मैंने फिक्स्ड इनकम में दिए। फिक्स्ड इनकम यानी कि जो डेट फंड्स हो गए, फिक्स्ड डिपॉजिट्स हो गई, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हो गए। और थर्ड कैटेगरी जो है, मान लीजिए कि मैंने 10 या 15% मैंने गोल्ड या सिल्वर में अपना एक्सपोजर ले लिया, तो वो तीसरा असेट क्लास हो गया। ये एक आइडियल असेट एलोकेशन है, ना ही डाइवर्सिफिकेशन है। तो लोगों को ये समझना है कि असेट एलोकेशन जो होता है वो ऐसे असेट्स में होता है जो आमतौर पे एक दूसरे के साथ उनका कोरिलेशन नहीं होता है या न्यूनतम होता है। इकोनॉमी लेवल पे हो सकता है आज के दौर में, लेकिन अलग अलग एसेट क्लास में निवेश करेंगे तभी हमारा ट्रू एक फाइनेंशियल जर्नी और फाइनेंशियल एलोकेशन सही मायने में होगा। डाइवर्सिफिकेशन भी जरूरत है, लेकिन इट इज विद इन एन एसेट क्लास एज वेल। ओके अच्छा, फिर आपके फाइनेंशियल गोल्स क्या हैं या कितना टाइम होराइजन आप लेकर चल रहे हैं, ये किस हद तक अफेक्ट करेगा आपके एसेट एलोकेशन को और एक आइडियल पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन में? जैसे आपने कहा सभी एसेट क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है, आइडियली कितना एक्सपोजर कहाँ होना चाहिए? नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट, और फाइनेंशियल गोल्स के हिसाब से तो आई थिंक दीपाली इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो मान लीजिए सिंपल सी लॉजिक है कि अगर हमारे जो बहुत ही शॉर्ट टर्म गोल्स हैं या मीडियम टर्म गोल्स हैं, मान लीजिए कि हमें कोई गोल अचीव करना है, फाइनेंशियल गोल मॉनेटरीली अगले 1 महीने से लेकर 3 साल तक, तो जाहिर सी बात है कि हम उस एक टाइम फ्रेम में रिस्क नहीं ले सकते। तो यही लॉजिक कहता है कि हमारा जो निवेश है वो ऐसे एसेट क्लास में हो जहां पे हमारे कैपिटल को रिस्क ना हो और एक रेगुलर आई थिंक रेंज में हमारे रिटर्न्स हो, तो वो बनता है फिक्स्ड इनकम। तो वो फिक्स्ड इनकम में ही हमारा जो निवेश है होना चाहिए उस फाइनेंशियल गोल को लेके। मान लीजिए मीडियम टर्म गोल है, तो जहां पे हमारा दायरा जो है वो खुल के 3 से 5 साल होता है, तो वहां पे हम न्यूनतम एक जोखिम लेने की क्षमता रखते हैं। तो वहां पे हम हाइब्रिड कैटेगरी भी मिक्स कर सकते हैं कि मान लीजिए हमने 50% हाइब्रिड कैटेगरी में अगर इन्वेस्ट करना है तो 50% फिक्स्ड इनकम में, 50% इक्विटी में निवेश कर सकते हैं। लेकिन अगर फाइनेंशियल गोल हमारा 5 साल, 7 साल, 10 साल का है, तो विदाउट एनी आई थिंक हिंड्रेंस हम ये सोच सकते हैं कि हम इक्विटी में एक्सपोजर ले सकते हैं, चाहे वो अपनी रिसर्च से या किसी प्रोफेशनल की रिसर्च से म्यूचुअल फंड्स में निवेश करें या डायरेक्ट स्टॉक्स में निवेश करें, लेकिन हमारा दायरा खुल जाता है। इससे क्या होता है, हमारे फाइनेंशियल गोल्स जो हैं उसको हासिल करने की श्योरिटी काफी हद तक बढ़ जाती है। ओके तो ये बातचीत हुई एसेट एलोकेशन की, डाइवर्सिफिकेशन की, दोनों अलग अलग हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं और आपके लॉन्ग टर्म गोल्स को फुलफिल करने के लिए एक सही अप्रोच बहुत ज़रूरी है। वो अप्रोच क्या होनी चाहिए वो कल्पेश जी ने आपको समझाया। थैंक यू कल्पेश जी आने के लिए शो में और अपने व्यूज़ शेयर करने के लिए।